अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप के यू आर ऑल फाइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द क्रूसिबल रिटन बाय आर्थर मिलर। द क्रूसिबल जो है ये एक प्ले है। द क्रूसिबल का मतलब क्या होता है? क्रूसिबल मीन्स मेल्टिंग पॉट, बट इन लिटरेचर इट मीन्स ट्रायल और बर्डन। और उर्दू में इसका या हिंदी में इसका मतलब होगा सख्त हिसाब या कड़ा हिसाब। तो आप देखते हैं कि आर्थर मिलर ने इसे क्यों लिखा है और वो क्या इसमें शो करना चाह रहे हैं। किसी भी कहानी को पढ़ते वक्त हमें उसकी बायोग्राफी जानना ज़रूरी होता है। बायोग्राफी क्या होती है? राइटर के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना। तो किसी भी राइटर की बायोग्राफी का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली देखने को मिला है कि राइटर वो चीज़ें लिखते हैं अपनी राइटिंग में जो उनकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, जो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं और वो रियलिटी या हिस्ट्री के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। अब आर्थर मिलर जो हैं उन्होंने एक कड़े हिसाब ये इस तरह का टाइटल क्यों लिया था? ये टाइटल इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है और इसका थीम भी हो सकता है। तो अब देखते हैं हम कि आर्थर मिलर जो थे वो कब पैदा हुए। आर्थर मिलर बॉर्न इन 17 अक्टूबर 1915 इन न्यूयॉर्क। ओके, ये अमेरिकन राइटर थे और ये हम अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं। तो इनके की फैक्ट्स जो प्ले के थे जिन्होंने लिखे थे, अब वो आप देखें वो इनकी लाइफ के साथ किस तरह से मिल रहे हैं, ये भी मैं आपको साथ बताऊंगी। इसका थीम और जनरल सेटिंग ये सब कुछ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, और कैरेक्टर लिस्ट एंड समरी ये सब कुछ इस शॉर्ट वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो फिर की फैक्ट्स ऑफ द प्ले देखें कि ये जनरल कौन सा है जो राइटर ने यूज़ किया इस प्ले में। ये ट्रेजिडी है। ओके, तो ट्रेजिडी और हिस्टोरिकल फिक्शन लिखा गया है। हिस्टोरिकल फिक्शन क्या होता है? हिस्टोरिकल फिक्शन होता है कि जो रियलिटी पर बेस करता हो हिस्ट्री के साथ, ठीक है। और फिक्शन वो होता है जिसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई हो। चेंजिंग किस तरह से? मतलब कि इसमें करेक्टर्स के जो नेम वगैरह हैं, जो रोल कर रहे हैं, वो करेक्टर दूसरे लिए गए हैं। इसमें पूरी की पूरी राइटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं बता दी, तो इसीलिए ये फिक्शन भी हुआ। तो जनरा हो गया ट्रेजिडी एंड हिस्टोरिकल फिक्शन। अब लैंग्वेज इसमें इंग्लिश यूज़ की गई है। इंग्लिश लैंग्वेज में आर्थर मिलर ने लिखा था। सेटिंग उन्होंने क्या दिखाई है? 1692 का टाइम दिखाई है। अच्छा, और अब आपने ये बात याद रखना है, ये पॉइंट इसका कि इन्होंने सेटिंग में टाइम जो दिखाया ना वो 1692 है। ये आप नोट कर लें, इसे आगे चलकर मैं आपको डिस्कस में बताती हूँ, सॉरी मज़ीद एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो सेटिंग इन्होंने अब जगह कौन सी रखी है? प्लेस है सैलम, अ स्मॉल टाउन, ठीक है। ये सैलम एक स्मॉल टाउन को इन्होंने इसमें दिखाई है। तो टेंस प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं वो इस इन डायलॉग में, जो कि इस प्ले में यूज़ किए गए हैं वो प्रेजेंट टेंस हैं। और टोन जो है वो सीरियस एंड ट्रेजिक टोन यूज़ की गई है। इसमें कॉमेडी नहीं है, ये सीरियस और ट्रेजिडी है। अब देखें कि रिटर्न कब किया गया ये प्ले। ये शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो रिटर्न इन अमेरिका में आर्थर मिलर ने लिखा था, क्योंकि अमेरिका में ही बॉर्न हुए थे आर्थर मिलर, और लिखा भी इन्होंने अमेरिका में ही था। कब लिखा था? अर्ली 1950s में। और पब्लिश कब हुआ ये प्ले? 1953 को। तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्ले लिखा गया था 1950s में और पब्लिश हुआ था 1953 में। बट टू द पॉइंट हम अब आए, जो मैंने आपको बताया था कि आपने नोट डाउन करना है कि सेटिंग प्ले की क्या दिखाई गई है। सेटिंग में टाइम इस प्ले में दिखाया गया है 1692। अब इन्होंने 1692 को 1950s के साथ क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि प्यूरिटन वाली स्ट्रिक्टनेस इस एज में भी देखी जाती थी, क्योंकि इस एज में भी एक कमेटी बनाई गई थी अमेरिका में, जो कि द हाउस ऑफ कमेटी फॉर अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ के लिए थी, जो कि इनोसेंट पीपल को पनिश करते थे, क्योंकि वो सोचते थे दे वर
वायलेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अमेरिका। इसमें गवर्नमेंट रूल होते थे और इसमें कैपिटलिस्ट को देखा जाता है कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपने राइट्स के बारे में बोल रहा था। अब जो लोग पुअर लोग थे वो अपने लिए आवाज़ उठाते थे अपने राइट्स के लिए, जिस तरह से मार्क्सिज्म भी बता कर गए हैं। तो वो कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी को हेट करते थे, डेमोक्रेसी को, और वो सोशलिज्म पर हर इंडिविजुअल अपने बारे में बात कर रहा था। तो इस पर एक फैक्ट ये भी आता है कि आप ये नोट कर लें कि ये एक पोस्ट मॉडर्न ड्रामा है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न प्ले है, क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहा है कि हर इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है, उसे उसके राइट मिलने चाहिए। सो एनीबडी who had a communist agenda was caught by the House Committee। ठीक है, हाउस कमेटी कौन थी? हाउस कमेटी वही बन थी जो अमेरिका में आर्थर मिलर के एरा में बनाई गई थी। तो जो भी कम्युनिस्ट एजेंडा रखता था was caught by the House Committee under the leadership of सीनेटो। ठीक है, सीनेटो की वो लीडरशिप बनी हुई थी और वो उन्हें पकड़ लेते थे एंड दे वर पनिश्ड। आर्थर मिलर्स एक्सपीरियंस इसमें है इन्फ्लुएंस बाय कम्युनिस्ट से ये इन्फ्लुएंस हुए थे और इन्होंने लिखा गया था। इवन के आर्थर मिलर भी पकड़े गए थे और उसके दोस्तों से भी पूछा गया था, दोस्तों के बारे में भी इनसे पूछा गया था और उनके दोस्तों से भी इनके बारे में पूछा गया था कि आप लोग भी इस एजेंडा में आवाज़ उठा रहे हो कि नहीं, हर इंडिविजुअल के राइट्स के लिए बोल रहे हो या नहीं, आप लोग कम्युनिस्ट एजेंडा में हो कि नहीं। ठीक है, तो ये बात इसमें आती है। तो ये हाउस ऑफ कमेटी ये बनाई थी अमेरिका में इन दिनों में। तो इसीलिए इन्होंने प्यूरिटन इरा को दिखाया है, क्योंकि जो प्यूरिटन एज में थे अथॉरिटीज़ थी, तो अथॉरिटी सोचती थी कि दे वर चूजन पीपल एंड इट इज़ देयर ड्यूटी टू क्लीन द सोसाइटी फ्रॉम एविल। तो उसी तरह से जो ऑर्थर हैं अब सेम यहाँ पर, सेम तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक इसके साथ मिलती जुलती इनके हालात थे। तो ये भी अपने राइट्स के लिए बोल रहे थे, जिस तरह से मार्क्सिज्म भी लिख कर जा चुके हैं, तो ये लोग भी कम्युनिस्ट बन चुके थे, अपने राइट्स के लिए बोल रहे थे कि हर इंडिविजुअल को उसके राइट दिए जाएं। ओके, तो अब हम इसके थीम के बारे में जाते हैं, सॉरी कैरेक्टर्स के बारे में। पहले हम कैरेक्टर कर लेते हैं। अब कैरेक्टर्स देखें तो कैरेक्टर्स में प्रोटैगनिस्ट कौन है? प्रोटैगनिस्ट का क्या होता है? जो मेन हीरो होता है, ठीक है, स्टोरी का मेन कैरेक्टर हीरो, तो वो है जॉन प्रॉक्टर और एलिजाबेथ प्रॉक्टर है इसकी वाइफ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एंटागोनिस्ट पर। एंटागोनिस्ट कौन होता है? एंटागोनिस्ट वो होता है जो कि एविल हो, सॉरी जो विलेन होता है स्टोरी का। ये विलेन कौन है? एबिगेल विलियम्स है। और उसके बाद हम आते हैं रेवरेंड पेरिस पर। रेवरेंड पेरिस कौन है? पेरिस जो है वो मिनिस्टर हैं इस टाउन के, सैलेम टाउन के। और जो एबिगेल विलियम्स है एंटागोनिस्ट। ये जो है ना एंटागोनिस्ट जो है ये पेरिस की नीस है। ठीक है, पेरिस की नीस है। अब उसके बाद बेटी आती है। बेटी कौन है? बेटी जो है ना ये है पेरिस की डॉटर। अब इन तीन का कैरेक्टर आप देखें कि जो ये मिड में है पेरिस की बेटी हो गई डॉटर, और ये जो एंटागोनिस्ट है एबिगेल, ये हो गई इसकी नीस। ठीक है, ये इसकी भतीजी है। अब यहाँ पर हम दूसरे और कैरेक्टर्स के पास जाते हैं जो कि हैं रेवरेंड हेल। ठीक है, अब ये जो हेल है ना ये कौन है? रेवरेंड हेल ये एक चर्च का बंदा है। ये है जो कि जादू टोने काले जादू से कोई बीमार हो जाता है तो उससे ठीक करता है, कोई जंतर मंतर पढ़ कर।
तो ये हेल है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि बेटी जो है वो बीमार है, तो ये जो है हेल, ये उसके ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं मैरी को। मैरी जो है वो मेड है। वो किसके पास मेड है? वो जॉन प्रोक्टर और एलिजाबेथ प्रोक्टर के पास मेड है, हाउस मेड है मैरी इसकी। ये मैरी अच्छी लड़की इनके साथ है, सिंसियर है, लेकिन थोड़ी बुज़दिल होती है, डरपोक। और ये टेटुबा कौन है? ये टेटुबा एक लेडी है, फीमेल कैरेक्टर है, जो कि जादू वगैरह को जानती है। ये विच क्राफ्ट से लिंक्ड है। इसके बाद रेबिका नर्स आती है। रेबिका नर्स जो है वो एक इनोसेंट लेडी है, नर्स है एक, लेकिन ये जो है पकड़ी जाती है इस इल्ज़ाम में कि ये विच क्राफ्ट से बिलोंग करती है, जबकि इसका कोई भी ताल्लुक विच क्राफ्ट से नहीं होता, लेकिन ये इनोसेंट होने के बावजूद भी इस ब्लेम में पकड़ी जाती है। अब इस स्टोरी के स्टार्ट में हम क्या देखते हैं, अब इसकी समरी डिस्कस कर लें। तो इसमें हम देखते हैं, उसके साथ थीम भी आपको समझ में आ जाएगा और मेजर इसका मैसेज क्या है वो भी। तो बेटी को हम स्टार्ट में देखते हैं कि बेड पर लेटी हुई है, ये बेहोश है। बेटी कौन थी? पेरिस की बेटी थी, ये बेटी होगी, ठीक है। ये है पेरिस की डॉटर। तो ये जो रेवरेंड पेरिस है ये बहुत परेशान है अपनी बेटी को लेकर कि उसकी डॉटर को क्या हो गया है। अब वो अपनी इस भतीजी से पूछता है, एबिगेल से, कि क्या बात है, तुम मुझे बताओ कि इसे क्या हुआ है। अब होता यह है कि पेरिस है वो क्या देखता है और ये बेटी जो है वो क्यों बेहोश है। में जो एबिगेल विलियम्स है, ये एबिगेल और ये टेटुबा और बेटी, ठीक है, ये तीनों दोस्त हैं। और इनके अलावा कुछ और लड़कियां भी होती हैं जो जंगल में डांस कर रही होती हैं। वो क्यों डांस कर रही होती हैं? वो डेविल को खुश करने के लिए डांस कर रही होती हैं और वो कुछ जादू कर रही होती हैं, ब्लैक मैजिक। और उन्होंने अपने बीचों बीच में एक पॉट रखा होता है जिसमें फ्रॉग भी होती है और कुछ ब्लड भी लेकर रखा होता है। वो ब्लड किस चीज़ का होता है इस बारे में कुछ भी इसमें भी नहीं बताया गया। तो कहानी के स्टार्ट में भी ये रेवरेंड पेरिस जो है वो ये बात इस एबिगेल विलियम्स से पूछता है कि बेटी तुम बताओ, तुम्हारी कज़न और मेरी डॉटर बेटी बीमार हो चुकी है, वो बेहोश हालत में है। तुम बताओ कि अगर विचक्राफ्ट से कुछ तुम लोग लिंक्ड थे और तुम लोग डांस कर रहे थे, मैंने देखा था तुम लोगों को जंगल में पकड़ा था। अब जब ये डांस कर रही थी तब भी वहाँ पर ये पेरिस पहुँच जाता है। रेवरेंड पेरिस जैसे ही पहुँचता है तो उनका जादू कुछ मिस्टेक हो जाती है, उसमें कुछ गलत होता है और उलट पुलट होने की वजह से बेटी उसकी डॉटर बेहोश हो जाती है। अब वो उसे बेहोश हालत में घर लेकर आते हैं। बेड पर वो लेटी हुई है और वो सब रेवरेंड हेल का वेट कर रहे हैं कि वो आएगा और उसका ट्रीटमेंट करेगा और बताएगा सल्यूशन कि आखिर उससे हुआ क्या है। लेकिन पेरिस जो है उससे शक हो जाता है कि इसमें ज़रूर कोई जादू वगैरह का विच क्राफ्ट का हाथ है जिसकी वजह से वो बेहोश है। तो वो एबिगेल विलियम से पूछता है अपनी नीस से कि तुम मुझे बता दो कि इसमें क्या है ताकि हम उसके मुताबिक ही ट्रीट करें, बेटी का ट्रीटमेंट उस तरह से किया जाए और वो बच जाए। लेकिन वो बहुत डरी हुई है, अब वो नहीं बताना चाहिए कि उसमें वो इन्वॉल्व है और वो सच कह रहे हैं कि जादू वगैरह था। तो उसके बाद पेरिस वहाँ से चला जाता है। तो बेटी जो है वो जागती है और वो नाम लेती है एबिगेल का कि तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में हूँ, तुमने ब्लड भी पिया था। तो एबिगेल जो है वो जाकर बेटी को डांटती है कि तुम आइंदा मेरा नाम ऐसे मत लेना, और बेटी दोबारा बेहोश हो जाती है। उसके बाद हेल आ जाता है। तो जब रेवरेंड हेल आता है तो पेरिस उसे लेकर जाता है अपनी डॉटर के पास और दिखाता है कि वो इस तरह इस हाल में पड़ी हुई है, आप बताएं कि इसे क्या हुआ है। रेवरेंड हेल देखते ही पहचान जाता है कि इसके पीछे कोई ब्लैक मैजिक का हाथ है, कोई विच क्राफ्ट का है, तो जिससे ये बेटी भी उसमें होगी शामिल।
तो पेरिस बताता है कि हाँ मैंने इन्हें जंगल में डांस करते हुए देखा था और उसके बाद बेटी बेहोश हुई थी। तो वो पूछता है कि क्या आपने वहाँ पर कोई पोर्ट वगैरह भी देखा था या कोई फ्रॉग इस तरह से कुछ भी। वो कहते हैं हाँ मैंने देखा था और फ्रॉग भी वहाँ से भागी थी। तो वो एबिगेल से पूछते हैं। अब रेवरेंड हेल एबिगेल से पूछता है कि एबिगेल तुम बता दो कि ऐसा क्या है कि देखो वो ओनली 10 years old है बेटी, उसकी डॉटर पेरिस की, तो तुम बता दो ताकि वो बच जाए। देखो उस बच्ची की ज़िंदगी खतरे में है, तुम बताओ, क्योंकि इस तरह से तो डेविल ने उस पर अभी कब्जा कर रखा है। उस तो हम हो सकता है कि सच बोलने पर बेटी बच जाए। तो एबिगेल जो है वो नहीं बता रही होती। वो कहता है तुम बताओ क्या बात है, विचक्राफ्ट में है या नहीं। आखिर उसके इतना इसरार पर बहुत बार पूछने पर एबिगेल इतना कह देती है कि मुझे नहीं पता कि ये सब क्या था, लेकिन जो टेटुबा है वो विचक्राफ्ट से लिंक्ड है और टेटुबा जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ रही थी उस टाइम भी। मुझे तो नहीं पता, लेकिन टेटुबा जो है वो ही मैजिक कर लेती है एबिगेल पर भी, और मुझे कुछ पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो अब रेवरेंड हेल जो है जो ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है वो कहता है कि टेटुबा को भुलाया जाए। अब मैं आपको यहाँ पर सच बताऊँ, जो कि हमें पता चलता है रीडर्स को ये स्टोरी पढ़ने पर कि जो एबिगेल विलियम्स है ये ही असल में तो विलेन है स्टोरी की, क्योंकि एंटागोनिस्ट भी है। क्यों है ये एंटागोनिस्ट और ये विचक्राफ्ट में क्या है ताल्लुक? एक्चुअली टेटुबा को भी वो जंतर मंतर पढ़ने के लिए एबिगेल ही कहती है। ठीक है, ये एबिगेल कहती है टेटुबा से कि वो ये जंतर मंतर पढ़े। और क्यों वो कहती है? क्योंकि वो चाहती है एलिजाबेथ प्रोक्टर की डेथ। वो क्यों चाहती है? क्योंकि वो चाह रही है कि वो जॉन प्रोक्टर को हासिल कर ले और उसे लगता है कि एलिजाबेथ प्रोक्टर उन दोनों के बीच का कांटा है और उससे मारने के बाद वो जॉन प्रोक्टर को पालेगी, क्योंकि जॉन प्रोक्टर अपनी वाइफ के साथ बहुत लॉयल है, उसके साथ सिंसियर है। और जब एबिगेल विलियम इनके घर पहले काम करने जाती है, हाउसमेड होती है, तब जॉन प्रोक्टर इसके पास जाता तो है एक बार गलती से, लेकिन फिर वो अपनी गलती को मान लेता है और कह देता है कि देखो मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत सिंसियर हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। और एलिजाबेथ प्रोक्टर को जब पता चलता है तो वो भी एबिगेल विलियम्स को अपने घर से निकाल देती है। अब एबिगेल विलियम जो है वो इस हसद में है और वो एलिजाबेथ प्रोक्टर को मारना चाहती है ताकि जॉन प्रोक्टर उसके पास आ जाए, और इसीलिए वो ये ब्लैक मैजिक करवा रही थी। लेकिन अब टेटुबा को जब बुलाया जाता है तो रेवरेंड हेल उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम क्या पढ़ रही थी। तो वो बहुत शॉक्ड होती है, वो नहीं मान लेती। वो कहती है नहीं, मेरा तो विचक्राफ्ट से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। वो कहते हैं तुम सच में बताओ, क्या तुम फिर क्रिश्चियनिटी को मानती हो? वो कहती है हाँ। वो कहते हैं तुम्हें जेसस पर बिलीव? कहते हैं हाँ। तो वो कहता है तुमने विचक्राफ्ट से भी बिलोंग करती हो, तुम विचक्राफ्ट को भी मानती हो, तुम करती हो ये सब? वो कहती है नहीं। तो एबिगेल जो है वो भी और टेटुबा भी, ये दोनों अब बोलना शुरू कर देती हैं। ये झूठ क्या बोलती हैं? ये बोलती हैं कि इस मैजिक के पीछे जो है ना, विचक्राफ्ट से जब ये पूछता है तो ठीक है, हेल कहता है कि तुम लोग ठीक है नहीं हो इसमें, तो फिर कौन है विचक्राफ्ट के पीछे? तो वो कहती हैं कि ये रेबेका नर्स है ना, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा गॉडी प्रोक्टर कहती हैं। गॉडी प्रोक्टर कौन थी? गॉडी प्रोक्टर एलिजाबेथ प्रोक्टर है। ठीक है, वो एलिजाबेथ प्रोक्टर का नाम ले लेते हैं, इस रेबेका नर्स को भी फंसवा देते हैं कि ये दोनों विचक्राफ्ट से लिंक्ड हैं। अब जो रेवरेंड हेल है वो कहता है ठीक है। उसके अलावा बाकी लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं हाँ इन्होंने शायद सच बता दिया। अब ये बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगती है एबिगेल विलियम्स। कहते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता।
फिर इसे ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं कुछ सॉन्ग की, कुछ अजीब सी सॉन्ग्स की, और इसे पता नहीं चलता ये कहाँ पहुँच गई, क्या होता है क्या नहीं, और इस तरह से। उसके अलावा ये अब जॉन प्रॉक्टर को बात चलती है। कौन इन्हें बताता है? मैरी, उनकी मेड। वो आती है, एक डॉल उसने ली होती है और वो आकर एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को देती है गिफ्ट के तौर पर। ये कहती है कि क्या करना है, तुम्हारी डॉल है। वो कहती है हाँ आप ये भी रखें। वो रखती है। उसके बाद ये बताती है मैरी के ना बहुत से लोगों को पकड़ा गया है क्योंकि वो विच क्राफ्ट से बिलोंग्स करते थे, वो उनसे लिंक्ड थे। तो जॉन प्रॉक्टर काफ़ी शॉक्ड होता है, एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर भी, कि कैसे और क्यों उन्हें पकड़ा गया है। ये काफ़ी लोगों के नाम लेती है तो ये हैरान होते हैं कि वो तो इनोसेंट लोग थे। वो कहते हैं हाँ, लेकिन उन्हें अभी जेल में रखा गया और उसके बाद कुछ अर्से बाद उन लोगों को पनिशमेंट के तौर पर सज़ा दी जाएगी और उन्हें हैंग किया जाएगा। इसके बाद ये बताती है कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें नाम एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर का भी आया है, तो अब वो एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को भी पकड़ लेंगे। जॉन प्रॉक्टर ये सुनकर काफ़ी हैरान होता है कि किसने उसका नाम लिया है। वो कहती है कि मैं ये नाम नहीं बता सकती। उसके बाद जॉन प्रॉक्टर पता करने के लिए वहीं जाता है रेवरेंड पेरिस के पास, जहाँ पर हेल भी मौजूद होता है। वो जाकर पूछता है तो आखिर उसे ये पता चल जाता है कहीं से कि ये जो एबिगेल है, जो एंटागोनिस्ट है इस नोवेल की, एबिगेल ने एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर का नाम लिया है। ये काफ़ी परेशान होता है। उसके बाद ये समझ आता है कि इसने इसका नाम क्यों लिया है, क्योंकि वो एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को पसंद नहीं करती और घर से निकाले जाने की वजह से वो उसे फंसवाना चाह रही है, क्योंकि एबिगेल विलियम्स खुद तो घर से उसके निकल गई थी, एलिज़ाबेथ ने उसे निकाल दिया था। तो अब वो चाह रही है कि एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को फंसवा दे। अब जॉन प्रॉक्टर जो है काफ़ी कहता है मेरी वाइफ जो है वो इनोसेंट है, उसका कोई भी कसूर नहीं, वो किसी विच क्राफ्ट को जानती है, लेकिन कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। उसके बाद एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को लाया जाता है और जॉन प्रॉक्टर से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि क्या तुम चर्च आए हो। वो कहता है कि मैं बताता है कि 1-2 बार आया था। वो कहते हैं कि इतने मंथ्स में तुम सिर्फ इतनी बार आए हो। वो कहता है उसकी वाइफ बीमार थी तो इसी वजह से वो घर पर है कर फिर जो थी प्रेयर वगैरह प्रे कर लेता था। तो वो कहते हैं कि तो फिर तो इसका इट मीन्स कि तुम विच क्राफ्ट से बिलोंग करते होगे। वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं विच क्राफ्ट से नहीं हूँ, मैं तो मजबूरी के तहत नहीं आ सका था चर्च में। तो इसीलिए वो कहते हैं एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर भी ऐसी होगी। वो बताता है कि उसके बच्चे भी घर पर हैं और वो बीमार भी रहती है, तो इसीलिए। लेकिन वो एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को ले जाते हैं और पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद जॉन प्रॉक्टर कहता है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ सच क्या है कि एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर का नाम एबिगेल ने क्यों लिया है। अभी वो उसका नाम लेता नहीं है, लेकिन उससे पहले वो मैरी को भी कहता है कि मैरी तुम ना हमारे हक़ में गवाही देना कि एलिज़ाबेथ ऐसी नहीं है। मैरी उसे बताती है कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एबिगेल विलियम्स है उससे सब ने एक नेक खातून समझा हुआ है, क्योंकि उसने अपना जो हुलिया है वो एक बहुत ही चर्च जैसी फ़ीमेल का बना रखा है। नन तो नहीं हम कह सकते, लेकिन कुछ और वो होती है, मतलब नेक, और वहाँ पर काम करने वाली कुछ है जो कि वहाँ अदालत में भी इस तरह से काम कर रही है, एक इंसाफ के तौर पर काम करने वाली औरत। तो कोई भी यकीन नहीं करेगा अगर हम उसके अगेंस्ट बात करेंगे। तो पूछा जाता है एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर से कि क्या तुम्हारे पास वो डॉल थी जो तुमने डॉल्स वगैरह रखी हैं। वो कहती है कि नहीं, वो डॉल ना मैरी ने मुझे दी थी। तो कहती हैं क्या तुमने कभी भी डॉल नहीं रखी, कभी नहीं तुमने ली, वो सच्ची लड़की है। तो वो बताती है नहीं,
मैं जब छोटी थी, बच्ची थी, तो मेरे पास डॉल्स होती थी। तो वो बात ये भी उसकी ले लेते हैं। कहते हैं कि देखें, डॉक्टर से कहते हैं तुम्हारी बीवी ने खुद माना है कि उसके पास डॉल्स थी। वो कहता है कि नहीं, उस देखें वो तो बचपन की बात कर रही है ना, अब तो उसे मैरी ने दी थी। तो मैरी को पूछें, मैरी से पूछते हैं तो वो भी मानती है कि हाँ वो डॉल मेरी थी और मैंने दी थी एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को। उस डॉल को चेक किया जाता है, उसके घर में जाकर तलाशी ली जाती है। तो वो डॉल तो मिलती है जिसके बाद ये पूछ कुछ होती है। उसके बाद उस पूछने के बाद डॉल को चेक करते हैं तो उसमें एक पिन निकलती है। तो इस पर पॉइंट बना लेते हैं कि इसमें पिन निकली है जो कि ये जादूकारी थी एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर। तब मैरी दोबारा बताती है कि ये पिन एबिगेल ने रखी थी, इसमें रखवा थी। वो इसकी कोई सिलाई कर रही या इसकी ड्रेस बना रही, तब उसने यहाँ पर लगा दी थी और मुझे पता नहीं था कि उसकी ये क्या साजिश है। उसके बाद मैंने एलिज़ाबेथ को देना था तो मैंने जाकर दी थी, लेकिन एलिज़ाबेथ को नहीं पता इस बारे में। उसके बाद फैसला आगे को जाता है और एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को लेकिन जेल हो जाती है। जॉन प्रॉक्टर घर जाता है, मैरी भी वहाँ पर होती है। एलिज़ाबेथ कहती है कि जॉन प्रॉक्टर और मैरी से कि तुम लोग घर पर जाओ और बच्चों का भी ख्याल करना। तो मैरी कहती है, नहीं, ये जॉन प्रॉक्टर कहता है मैरी से कि तुमने अब फिर गवाही देना है कि एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर इनोसेंट है, क्योंकि तुम ये जानती हो। लेकिन अब मैरी डर चुकी है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि एबिगेल बहुत चालाक लेडी है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जॉन प्रॉक्टर कहते हैं नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी और वहाँ पर तुमने फिर से ये प्रूफ देना है कि वो इनोसेंट है। तो फिर वो लोग वहाँ जाते हैं। फिर जॉन प्रॉक्टर बात कर रहा होता है कि ये ऐसा है और वो मान लेता है कि कि मेरा अफेयर था एबिगेल के साथ, जिसकी वजह से वो अब एलिज़ाबेथ को मारना चाहती है क्योंकि एलिज़ाबेथ ने उसे घर से निकाल दिया था और मैं भी सिंसियर हूँ उस एलिज़ाबेथ से, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एलिज़ाबेथ से पूछा जाता है कि क्या सच है ये बात, लेकिन वो रेपुटेशन, अब इसमें एक थीम रेपुटेशन का भी आता है प्ले पर। इस बात पर आप नोट करें आप कि एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर जो है वो खामोश हो जाती है और वो ये बात नहीं करती। वालेकुम सलाम। अब एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर जो है वो कहती है कि नहीं। अब जो एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर है वो नहीं मानती ये बात। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसका जो शोहर है वो तो अच्छा है, उसके पति से ऐसी कोई गलती नहीं हुई। तो अब फैसला किया जाता है, वो किया जाता है कि ठीक है, तो मतलब एलिज़ाबेथ अगर सच्ची है तो जॉन प्रॉक्टर ही एविल है। लेकिन इससे पहले ही अभी फैसले हो रहे होते हैं कि मैरी को कहता है जॉन प्रॉक्टर के तुम बोलो मैरी कि एलिज़ाबेथ इनोसेंट है। मैरी गवाही देने लगती है कि इतने में एबिगेल जो है ये चीखने चिल्लाने लगती है और कह रही होती है कि छोड़ दो मुझे तंग मत करो, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो मैरी, मैरी बस कर दो, मैरी बस कर दो। और रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, पूरे हॉल में गूंज रही होती है इसकी आवाज़। तो सब परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया एबिगेल को। मैरी भी रोने लग जाती है, डर जाती है। तब भी मैरी कहती है सॉरी सॉरी एबिगेल सॉरी, क्योंकि वो कह रही होती है कि मैरी तुम्हारा विच क्राफ्ट से है ताल्लुक़, तो मुझे छोड़ दो अब। तो मैरी डर जाती है कि इस पर बात अब आ जाएगी। तभी वो इसे सॉरी करती है और कहती है कि मैं तुम्हें आइंदा परेशान नहीं करूँगी। और जो है जॉन प्रॉक्टर वो ही असल विच क्राफ्ट का बंदा है, ये मैरी कह देती है। अब जितने भी सब लोग बैठे होते हैं कोर्ट में, वो सब लोग मैरी की इस बात को मान लेते हैं। तो वो पूछते हैं मैरी से, तो क्या तुम मानती हो कि विच क्राफ्ट के से तुम अब निकल आई हो, तुमने छोड़ दिया? वो कहते हैं हाँ, जॉन प्रॉक्टर के साथ मैं अब मज़ीद काम नहीं करना चाहती। जॉन प्रॉक्टर ने विच क्राफ्ट में इससे काम करवाए थे
और वो जॉन प्रोक्टर को भी कहती है और एबिगेल से भी कहती है एबिगेल तुम मुझे माफ़ कर दो, और जॉन प्रोक्टर मैं तुम्हारे साथ मज़ीद काम नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे साथ विचक्राफ्ट के ऐसे काम नहीं करना चाहती, मुझे माफ़ कर दो एबिगेल, मुझे माफ़ कर दो। तभी एबिगेल जो है खामोश हो जाती है, लेकिन कोई भी ये नहीं समझता कि ये सब उसका ड्रामा था। और जॉन प्रोक्टर को गलत समझा जाता है, उससे विचक्राफ्ट का समझ लिया जाता है। अब एलिजाबेथ प्रोक्टर को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जॉन प्रोक्टर को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद एलिजाबेथ प्रोक्टर भी चली जाती है, लेकिन बहुत उदास और रोती है। अब एबिगेल जो है उसे तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ना ही एहसास हो रहा होता किसी का। उसने तो अपने ऊपर एक हिपोक्रेसी का मास्क पहन रखा है, मुनाफकत का, तो इसमें एक थीम हिपोक्रेसी भी आ जाता है और अपेरेंट वर्सेस रियलिटी भी इसका एक थीम आ जाता है। इस तरह के अपेरेंटली तो ये बहुत अच्छी बनी हुई है लोगों के सामने, लेकिन इनसाइड कितनी बुरी है ये। और ये देख सकते हैं कि आप अपेरेंट्स में जॉन प्रोक्टर उसे सबने बुरा समझा है, क्योंकि वो एट द एंड वो डांट कर गुस्से में भी बात करने लगता है। वहाँ पर जितने भी लोग अथॉरिटी भी बैठी होती है तब भी कि हाँ ठीक है मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, लेकिन इनसाइड वो बहुत अच्छा है, रियलिटी में तो अच्छा है। तो इसी तरह से जॉन प्रोक्टर को पकड़ लिया जाता है। अब जो रेवरेंड हेल है, इसे ये बात पता होती है, इसका दिल नहीं मानता कि जॉन प्रोक्टर जो है वो विचक्राफ्ट है। वो कहता है ये बात कि जॉन प्रोक्टर जो है वो इनोसेंट है, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे उसे पकड़ के, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। वो सोचता है कि एलिजाबेथ भी और जॉन प्रोक्टर भी दोनों इनोसेंट हैं, लेकिन वो इस बात पर नाराज़ होकर चला जाता है। नाराज़ होकर क्या, बस चुप करके चला जाता है कि मैं इस बारे में अब कुछ बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने गलत बंदे को पकड़ लिया है। वो उस हॉल से बाहर चला जाता है अफसोस में आकर। बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि इस बात पर सैड है, उदास होकर चला गया है, लेकिन कोई भी फैसला अब जॉन प्रोक्टर के राइट के लिए नहीं कर रहा होता। एट द एंड क्या होता है, अब उसे हैंग करने का टाइम हो चुका होता है, दिन वहीं निकल रहा होता है जॉन प्रोक्टर को हैंग करने का। तो उस दिन फिर सब लोग वहाँ पर जमा होते हैं। एलिजाबेथ प्रोक्टर भी जाती है, रेवरेंड हेल भी जाता है और लोग भी। तो अब रेवरेंड हेल जो है वहाँ जाता है, तो इसे देखकर वहाँ की अथॉरिटी वगैरह खुश होते हैं कि हमें अच्छा लगा आप दोबारा आए हैं। तो रेवरेंड हेल कहता है कि मैं ना यहाँ पर इसलिए आया हूँ जॉन प्रोक्टर के लिए कि वो मुझे नहीं लगता कि बैड है, वो मुझे विचक्राफ्ट का नहीं लगता, वो इनोसेंट लगता है। तो अथॉरिटी कहती है ठीक है, हमें भी ऐसा लगता है कि वो अच्छा इंसान है, तो हम एक मौका उसे देते हैं। अगर वो ये मान लेता है और कि ठीक है जो उसने पहले बात की थी कि वही सच है कि उसका और एबिगेल का कोई था अफेयर, और इस वजह से एबिगेल ने फंसा दिया है इस साजिश में, तो हम उसे छोड़ देंगे। अब जॉन प्रोक्टर को बुलाया जाता है और उससे दोबारा ही पूछा जाता है कि तुम अगर साइन करके दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, ये पढ़ लो। लेकिन वो ये देखता है तो वो सोचता है कि उसकी वाइफ ने इसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं करने दी थी एलिजाबेथ ने, और उसने पहले भी ये बात मानने से इनकार कर दिया था कि उसका हस्बैंड ऐसा नहीं है, तो अब फिर मैं अपनी रेपुटेशन क्यों ख़राब करूं। तो वो नहीं करता, वो खामोश रहता है और मरने को बेहतर समझ लेता है कि जो सज़ा देने दे दें, क्योंकि अब उनसे पनिश होने वाली होती है, लास्ट डे होता है उसकी लाइफ का। तो एट द एंड वो उसे हैंग कर दिया जाता है। अब इस स्टोरी का मेन मैसेज क्या है? इसका मेन मैसेज जो है वो है द मेन मैसेज ऑफ द
crucible is that many people will do whatever they must in order to protect themselves. ओके थीम, और इसके थीम में क्या क्या है हमने पहले हिपोक्रेसी भी डिस्क्राइब कर लिया है ऊपर, और साथ में अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी एंड रेपुटेशन वो भी हम कर चुके हैं डिस्कस। अब इसमें इंटॉलरेंस भी देख लें। इंटॉलरेंस किस तरह से है, जो कि स्ट्रिक्टनेस हमने बताई है, जो क्रूसिबल इस टाइटल से भी शो हो रही है कि किस तरह से स्ट्रिक्टनेस का हिसाब, सख्त हिसाब लिया जा रहा है, वो भी इनोसेंट लोगों से एक ब्लेम के तौर पर। और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी वही हो गया कि अपेरेंटली एबिगेल जो है अच्छी बनी हुई है, जबकि रियलिटी में वो ऐसी है नहीं। और अपीयरेंस में जो जॉन प्रोक्टर है वो बुरा माना जा रहा है, एलिजाबेथ प्रोक्टर भी बुरी मानी जा रही है, रेबिका नर्स भी, लेकिन रियलिटी में वो अच्छे हैं। अब इसी तरह से इंडिविजुअल वर्सेस अथॉरिटी में भी हम देखते हैं ये थीम। और जो बायोग्राफी में देखते हैं आर्थर मिलर की, तो वो भी इंडिविजुअल वर्सेस अथॉरिटी में आती है इस प्ले के हिसाब से, क्योंकि वो इंडिविजुअल थे और उन्हें उनके राइट नहीं मिल रहे थे और अथॉरिटी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हुए थे और ब्लेम करके और इनोसेंट लोगों को पनिश कर रहे थे, क्योंकि वो अथॉरिटी थे तो इसी वजह से किसी भी इनोसेंट पीपल को पनिश कर पा रहे थे, जबकि इंडिविजुअल को उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो ये स्टोरी के थीम हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।